गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 हिंदी का हम आपका होमवर्क एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज में सबसे पहले कि मैं बता दूं, जैसे हमारा जो लेसन है अध्याय 1 का ध्वनि, जैसे हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में ये पूरी ध्वनि की कविता को हमने समझा है बच्चों। अब उसी की एक्सरसाइज हम देने जा रहे हैं, तो आप उसे देख लीजिए कि उसे आपको कैसे करना है। चूँकि ध्वनि है, ध्वनि उनकी एक कविता है। अब इस कविता के द्वारा हम कैसे इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ध्वनि का जो पहला पैराग्राफ है कि अभी ना होगा, जो पहला पैराग्राफ है, तो पहले पैराग्राफ में क्या करना है बच्चों, हमें अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। जब हम किसी वर्डिंग को या फिर किसी कविता को हमें अगर उसका अर्थ बताना है, परिभाषा उसकी देनी है, तो उसका तरीका इस प्रकार से होता है। पहले हम स्टार्टिंग की पंक्तियों को संकेत डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालनी है। उसके बाद अभी न होगा, फिर इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद मेरा अंत, आपका जो पहला पैराग्राफ की लास्ट लाइन है वो आपको यहाँ लिखनी है। अब इसके बाद हमें आ गया संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब ये आपका क्या हुआ बच्चों, ये संदर्भ हुआ है, ठीक है। अब प्रसंग, कविताओं में हमेशा प्रसंग का माध्यम ज़रूर होता है बच्चों, क्योंकि प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि कवि उस कविता में क्या कहना चाहता है, वो किस बारे में हमें समझा रहा है। तो ये आपका आता है प्रसंग। अब प्रसंग में पुष्प के प्रति संबोधन की तत्काल आए हो, अतः भी तत्काल नहीं है, क्योंकि मृदुल कोमल बसंत भी आने वाला है। अर्थात प्रसंग में कि जो चीज़ें तत्काल यानी तुरंत जो आ रही हैं, उस चीज़ को समझाते हुए यहाँ पर कहा है कि ये जो तुरंत आ रही है, मृदुल कोमल बसंत भी आने वाला है, यानी पहला बसंत जो आने वाला है, तो अभी तो मेरा जाने का वक्त नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमारी आती है व्याख्या। व्याख्या में पुष्प की पुकार इसी प्रकार से आपको देखिए, मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको ये एक्सरसाइज में भेजे नहीं, उसको ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं इसका होमवर्क भी आपको दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए उसे। तो यहाँ पर व्याख्या कैसे करनी है, पुष्प की पुकार अभी अभी तो मैं फूल की टहनियों पर आया हूँ, तो मेरा अंत अभी अभी क्यों हो जाएगा, ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखों में तो अभी कोमल बसंत के सुनहरे स्वप्न हैं, अर्थात बसंत के आगमन तक जीने की मेरी प्रबल इच्छा है। ये आपका क्या हुआ, पहला पैराग्राफ का जो पहला पैराग्राफ है, उसे अगर हमारे बुक्स में वो आता है, जैसे हम देंगे तो हम आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ देंगे वो, लेकिन आपको लिखने का तरीका आपका इसी प्रकार से रहेगा, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से हमें संकेत लिखना है। संकेत के बाद हमारा संदर्भ आता है, और संदर्भ के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रसंग होता है, और प्रसंग के बाद ही फिर व्याख्या आती है। तो इस ढंग से हमें उसे करना है। अब इसी प्रकार से आपका दूसरा भी है, सेकेंड पैराग्राफ, हरे हरे, फिर मैंने उसको डैश किया है, प्रत्यूष मनोहर, और फिर संदर्भ क्या होगा, यहाँ संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। पूर्वत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि संदर्भ सेम वही रहेगा, संदर्भ नहीं आपका बदलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पूर्वत। और प्रसंग में कवि स्वप्न भरे लहजे में कलियों को प्रभात के आने का संदेश दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ बच्चों, प्रसंग जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे कवि पुष्प के संबोधन की प्रक्रिया को बता रहा था, अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि स्वप्न भरे लहजे में कलियों को प्रभात के आने का संदेश दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपका संकेत सेम होना चाहिए, खाली पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन होगी। संदर्भ आपको इसी प्रकार से लिखना है, प्रसंग आपका बदलेगा हर पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया संदर्भ सहित व्याख्या। अब बच्चों देखिए, हमारा प्रसंग हो गया, प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या में हमें पूरा अर्थ ऐसे ढंग से आपको समझाना है, पूरे अर्थ को, अर्थ कैसे लिखना है, इसकी मैं पिक्स भेजूंगी आपको, आप उसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि व्याख्या में हमें उस पैराग्राफ के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला। अब थर्ड जो है आपका, उसमें देखिए पुष्प पुष्प फिर डैश है, मेरा अंत। संदर्भ मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था पूर्वता, यानी कि जो पहले है वही रहेगा, लेकिन अगर आप पहली बार लिखते हैं तो पहली बार में आपको पूर्वता डालोगे तो वो गलत हो जाएगा,
इसलिए जब भी हम संदर्भ में पहला पैराग्राफ कोई भी आता है लिखने के लिए तो हमें उसे पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ आता है प्रसंग। अब यहाँ देखिए प्रसंग चेंज हो गया है कि पुष्पों का इस प्रकार नींद भरा आलस्य में रहने नहीं दूंगा और स्वयं उन्हें सहर्ष अमृत स्वयं खींच ले पाने की पा लेने का मार्ग दिखा दूंगा। मतलब लेखक कह रहा मैं उनको ऐसे आलस्य भरे जीवन से जीने नहीं दूंगा और उन्हें मैं जगा कर उनको एक सही दिशा निर्देश दूंगा। तो इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाता है। और अब आ गई है आपकी व्याख्या। अब व्याख्या में मैंने यहाँ नोट इसलिए डाला बच्चों कि नोट में क्या है, यहाँ कवि फूलों से कलियों को संदेश दे रहा है। अर्थात इस पंक्ति में दर्शाया ये गया है कि लेखक जो है वो स्वयं ना कहकर फूलों के माध्यम से कलियों तक संदेश पहुंचा रहा है, जिससे कि उन्हें ये चीज़ बराबर से समझ में आए। तो इसलिए अब ये आपका क्या हो गया। अब इसके क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे। इसका क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि निम्नलिखित पद्यों के पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या दीजिए। ठीक है। तो आपका इस प्रकार से व्याख्या आया। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में देखिए, जैसे शब्दार्थ में पहला आपका है अंत। अंत का अर्थ होता है समापन या अंत, समाप्त। ठीक है। मृदुल, कोमल। बसंत, फूल खिलने की ऋतु यानी मौसम होता है। पाठ यानी शरीर। स्वप्न यानी सपने। कर का अर्थ होता है बच्चों हाथ। कलियां अर्थात थोड़ी खिली कलियां। प्रत्यूष यानी सवेरा। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। पुष्प का अर्थ होता है फूल। तंद्रालस मतलब नींद में अलसाया हुआ। लालसा का अर्थ होता है बच्चों लालच। नवग्रह का होता है अर्थ सुधा। सहर्ष का होता है खुशी के साथ। सींच का अर्थ होता है यानी सींचना। जैसे किसी भी पेड़ पौधे को या फिर हम जब ये फसल वगैरह बोई जाती है तो हम उसे सींचते नहीं हैं, पानी डाल के उसमें जो खर होता है वो सबको निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से फूलों को भी पानी डालना समय से, उनमें अगर कुछ अलग रेशेस आ रही हैं, कुछ अलग घास निकलते हैं तो उसको खींचना। तो इस सारी प्रक्रिया को हम सींच का यहाँ लेखक ने कहा है, तो उसी का अर्थ होता है सिंचाई। सिंचाई का माध्यम इसलिए बच्चों कि आप इस चीज़ को समझें, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी कोई अंत ना हो। और अतः यानी अंत, समापन। तो अतः हमने यहाँ दो जगह है, यहाँ पर अंत एक समापन ये भी है और अतः का अर्थ ये भी है, तो सेम ही है बच्चों, अलग नहीं है, वो बस दो बार हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपकी कविता में दिया गया है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपकी कविता में लगभग बच्चों 3 क्वेश्चन आए हैं और तीनों ही काफ़ी ज़रूरी हैं। ये एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि आपको इसे कैसे लिखना है। होमवर्क आपको मिल जाएगा, ये आपकी एक्सरसाइज ही है, तो एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ। ठीक है। सर देख लीजिए, जैसा प्रश्न था कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अब इसका आंसर देख लीजिए। कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है। उसके अंदर की जिंदगी को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक आदमी केवल स्वयं का अंत मान लेता है जब वो अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले। इसलिए उसका विश्वास है कि वह अभी तक की ओर जाने वाला नहीं है। अर्थात अभी उसमें उत्साह की कमी हो रही थी, जिसके नाते से जैसे यहाँ पे दर्शन ये बताया जा रहा है ना कि जैसे अगर कोई हिम्मत हार जाए तो उसके लिए हर चीज़ नामुमकिन हो जाती है, लेकिन अगर वो हिम्मत ही ना हारे तो उसके क्या होंगे, हौसले बुलंद होंगे और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। अब फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस्य से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करती है, ताकि वे नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है
जो अपने जीवन के प्रति सचेत ना रहकर अपना ज़रूरी समय बर्बाद कर रहा है और वह यह सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। अर्थात यहाँ पर आप और हमारे लिए भी एक मार्गदर्शन है ये। इस कविता के माध्यम से लेखक ने क्या हमें दर्शाया है कि जैसे उन सुस्त पंखुड़ियों को फूलों के माध्यम से उसे उठाने की कोशिश करता है, उनमें नई चेतना का संचार करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि युवा अवस्था की पीढ़ी को भी नींद से जगाने का कार्य कर रहा है। जो जीवन के प्रति अगर हम सचेत ना रहें और अपनी जिस दिशा निर्देश में हमें चलना है उससे ना चलकर अगर हम हट जाते हैं तो हमारा क्या होगा, हानि ना होती है। अगर हम अपनी पढ़ाई के रास्ते को छोड़ दें और पूरे टाइम कुछ अलग चीज़ें करें, चाहे वो लिखने से पढ़ने से हो या फिर खेल कूद से हो या अदर कोई एक्टिविटी, तो इसमें जो हमारा मेन है, अभी हम विद्यार्थी जीवन में हैं, तो विद्यार्थी जीवन में बच्चों सबसे ज़रूरी होता है आपका पढ़ना। जितना आप पढ़ोगे समझोगे उस चीज़ को, उतना ही आगे के लिए आपके लिए वो आसान होता जाएगा। तो इस लेखक के माध्यम मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? यहाँ उत्तर है आपका, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए उन्हें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। अर्थात जीवन का जो अमृत है, जिसके मूलभूत से ही उसके सभी शाखाओं का या सभी उसके जो झुरमुर सी हो गई हैं, जब पंखुड़ियाँ झूल गई हैं, उसमें एक संचार होगा। जैसे अभी हम कहीं बहुत थके हो, बड़ी प्यास लगी हो और उसमें अचानक से कुछ पीने के लिए कुछ भी मिल जाए तो कैसा बॉडी में एकदम फुर्ती आ जाती है कि अरे अभी तो मैं और दूर तक चल लूँगा, अब इतना मिल गया, अब इतना मेरे बॉडी के लिए काफ़ी है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लेखक समझा रहा है कि उन्हें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। तो ये सारे बच्चे अब आपके पूरे जो एक्सरसाइज थे, आपका वर्ड मीनिंग, शब्दों के अर्थ कैसे करने हैं और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, वो सारा मैंने आपको दे दिया है होमवर्क में। अब आप इसको नीडली अच्छे से रीड कीजिए, होमवर्क भी आपको मैं दे दूँगी। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।